सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, जहान में फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा, सबके आंखों से आंसू समेट कर सबके दिल में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आयान, आपका होस्ट बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का, और आज हम मिलने आए हैं श्रीमती स्मिता नगरकर जी से, जो कि ना एक ब्यूटी एक्सपर्ट है बल्कि एक कवियत्री, एक लेखिका और समाज सेविका भी है। इतना सब होने के बावजूद भी ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सरकार में। आइए इनसे रूबरू होते और मिलते और जानते हैं इनकी कहानी। डॉक्टर स्मिता नगरकर एक ब्यूटी एक्सपर्ट होने के साथ लेखिका, कवियत्री और समाज सेविका है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और इनकी कहानी से होते हैं रूबरू। डॉक्टर स्मिता नगरकर एक ब्यूटी एक्सपर्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, कवियत्री, लेखिका, रेकी ग्रैंड मास्टर और समाज सेविका होते हुए भी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके बावजूद भी ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट ब्यूटी एसोसिएशन मुंबई की ये प्रेसिडेंट हैं। तो दर्शकों, हम आ पहुंचे हैं गोरेगांव में गगन मॉल में, जहां हम मिलने आए हैं स्मिता नगरकर। जी हाँ, डॉक्टर स्मिता नगरकर जी से। ये सिर्फ एक ब्यूटी एक्सपर्ट ना होकर लेखिका, कवियत्री और एक रेकी ग्रैंड मास्टर है। आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार स्मिता जी। नमस्कार स्मिता जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो ला ग्रेस ब्यूटी पार्लर जो आज बहुत मशहूर है गोरेगांव, तकरीबन पूरे मुंबई में, ये जो आपने शुरू किया, ये जो आपका सफ़र है एक कवियत्री, एक लेखिका, ये जो सफ़र है आपका जो शुरू हुआ है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्मिता जी का बचपन, जो उनकी शुरुआत रही है ज़िंदगी की, वो कैसी थी? मेरा बचपन बहुत ही कठिनाई से गुजरा है, क्योंकि पुलगांव में एक छोटी सी बस्ती है, उसमें मेरा जन्म हुआ था। और जो मैं 6 साल की थी तो हमें एक मिशनरी में डाला गया था, ताकि अच्छी पढ़ाई करे और भविष्य अच्छा हो। यानी उज्जवल भविष्य के लिए आपको हॉस्टल वाली जिंदगी के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे मिशनरी में डाला था, क्योंकि उनकी ऐसी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो 6 साल की जब मैं थी, तब मैं और मेरी बहन वो हम मिशनरी में पढ़े। तो 10वीं तक हमारा वहाँ तक पढ़ाई वहाँ की, उसके बाद हम नागपुर आए। लेकिन आप बचपन की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल की छोटी सी बच्ची जब कड़ा अनुशासन के साथ वो जब पढ़ती है, गुजरती है, तो बहुत कठिनाई के सामना करता पड़ता है, क्योंकि माँ बाप साथ में नहीं होते हैं। और मिशनरी जो होते हैं वो सिस्टर्स, उनके बहुत सारे कड़े अनुशासन से हम गुजरे हुए हैं। और एक मानसिक तनाव सा बना रहता है हर वक्त दिमाग पर। भूखा सोना पड़ता था जी। तो कभी कभी हम इमली या बेर ऐसे जाके चुनते थे। अच्छा, यानी कि जो बचपन में जो स्कूल में छोटी छोटी चीजें थी, आम में कभी मसाला भर के, नमक, इमलिया, यानी जो बचपन की टॉफियाँ, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की है। हाँ, वैसे भी समझ सकते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने लोग थे, भाई बहन कितने थे? हमारे 3 बहन थे, एक भाई था, और इतना छोटा परिवार था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और शादी के बाद छोटा सा परिवार था। आपके सारे भाई बहनों को, जितने आप भाई बहन थे, सबके सब हॉस्टल में पढ़े हैं या कुछ अपने माँ बाप के साथ भी रहते हैं? चारों के चार हम हॉस्टल में पढ़े हैं। तो सबने ये अनुशासन से गुजर के कठिनाई वाला रास्ता, यानी कि जिंदगी में हर भाई बहन आज एक अच्छे मुकाम पे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे माँ बाप ने शायद अच्छा ही किया, क्योंकि ये हमारे आगे के जीवन के लिए जो कठिनाई के हमने सामना किया है, शायद हम उसके वजह से स्ट्रांग हुए हैं। तो आज हम देख पा रहे हैं जो आपने अनुशासित जिंदगी जो जी है, या उसी का असर है जो ला ग्रेस आज इतना आगे तक बड़ा नाम कमा रहा है, आपने जिंदगी में इतना यश प्राप्त किया है। वो तो सच्चाई है, मगर आज मैं इस मुकाम पे जो हूँ, वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं,
तो एक मेरे हिसाब से मेरा हीरो, मेरा मेंटर जो है वो मसीहा जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। ये मैं तहे दिल से मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज सारे समाज के लिए, सारे महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल उन्होंने लागू किया, जिसकी वजह से हमारे महिलाओं को सारे हक प्राप्त हुए, पुरुषों की बराबरी करके वो आज चल रही है। तो मैं ये सक्सेस में उनको देना चाहिए, उनको देती हूँ, क्योंकि वो हमारे मसीहा है। ये जो ला ग्रेस ब्यूटी पार्लर है, तो आज एक ब्यूटी क्लिनिक है, सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर ना होकर के ब्यूटी क्लिनिक है, जहाँ पे आप हर किस्म की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स जो एक ब्यूटी पार्लर में शायद ना मिले। तो इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? जब हॉस्टल का हमारा 10वीं क्लास से मैं पास हुई और नागपुर आई, तो जब 16 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। अच्छा, काफी बचपन में हो गई थी, तभी कम उम्र में शादियां करते थे। तभी पूछा नहीं जाता था कि आपको ये लड़का पसंद है नहीं है, माँ बाप जो करते थे हम मान लेते थे, नहीं हमारी मर्जी, ये संस्कृति थी तभी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हो गई, मैं बॉम्बे आई और मुझे बहुत साल से ऐसा लगता था कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन शादी हो गई, बच्चे, रिलेटिव्स का करते करते, घर को संभालते, बच्चों को संभालते मुझे कहीं ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, मुझे कुछ करना चाहिए, अपना अस्तित्व अपन करना चाहिए, यानी स्वावलंबी होना मंशा बहुत पहले से कहीं ये होता था। लेकिन घर के लोग और घर से इजाज़त नहीं मिलती थी। और फिर मैंने एक मेरा इच्छा प्रकट की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला या मुझे उतना सपोर्ट नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स था, हमारे घर के बाजू में एक लेडी चलाती थी। जब मेरा पति बाहर यानी ऑफिस जाते थे तो मैं चुप के जाके वो कोर्स करती थी। अच्छा, यानी आपने इस चीज़ की शिक्षा चुप के किया। जब वो घर में आते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, तब मैं ये प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे घर में मैंने पार्लर चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं लॉरियल, स्ट्रिक और बहुत सारी कंपनियों से सीखने लगी, सेमिनार जाने लगी और मैंने मेरा नॉलेज बढ़ाया। यानी कि कुछ सीख के आप वहीं के वहीं नहीं रुक गए कि बस मेरे एरिया में करना है, नहीं, सीखा और प्रशिक्षण लिया और आगे बढ़ने की कामना की। क्योंकि जो भी क्षेत्र में हम जाते हैं अपडेट होना चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। और मैं तो चाहती हूँ जिंदगी भर आदमी सीखते रहता है और मैं आज भी सीख रही हूँ। और बहुत मेरे पार्लर में जो लाग्रेस है उसमें नए नए तरीके से आधुनिक तकनीक यूज़ करके मैं स्किन, हेयर और बॉडी पर मैं काम करती हूँ, ट्रीटमेंट्स देती हूँ और बहुत सारे अत्याधुनिक मशीनरी भी मेरे पास है। तो जो मेरी शुरुआत थी घर से लेके, तो मैं घर घर जाके भी पार्लर का काम करती थी, जो कि कड़ी मेहनत को पहले ही आपने अपना सिद्धांत बना लिया था। जी, और घर जाके भी मैंने किया है। उसके बाद आजकल कहा जाता है कि मोबाइल पार्लर, तो घर जाके भी मैंने किया और आज ये मुकाम पे मैं पहुंची हूँ। और भी इस क्षेत्र में लोग आना चाहिए, उनको मैंने प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं मेरे जिन्होंने सीखकर, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना खुद का पार्लर चलाया, किसी का 2-2 पार्लर है। माय नेम इज़ सुनीता बंसोड़े। मैं सुनीता मैडम की 10 साल से स्टूडेंट हूँ। मतलब स्टूडेंट तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं भी पार्लर चला रही हूँ, 2 पार्लर है मेरे, तीसरा पार्लर भी मैं चालू कर रही हूँ। पर उनके साथ रहने से मुझे बहुत नॉलेज मिल रहा है कि जैसे समाज सेवा कैसे करना है, महिलाओं के साथ में कैसे रहना है, ब्यूटी में क्या क्या अरोमा टिप्स है, मतलब बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और उनके साथ में रहने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके जैसे हम भी कुछ बने। और मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि उनके साथ में जितना होगा उतना नॉलेज लूँ और उनसे सीखते रहो। और भी लेडी लोग को कहूँगी कि सब सीखते रहो। तो आपने कुछ कार्यशालाएं भी शुरू की थी, निःशुल्क कार्यशालाएं लोगों को सिखाने के लिए।
जी बिल्कुल, सोशल वर्क मैंने बहुत से किया, क्योंकि देखो हमारी फैमिली, हमारा कुटुंब तो सभी चलाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण देना, उसको शिक्षा देना, उसको संस्कृति देना, ये सभी करते हैं। लेकिन मैंने हमारे बच्चों के साथ साथ, वो तो कर्तव्य होता है, वो तो सभी करते हैं, बच्चों को बड़ा करना, सिखाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के लोगों को या गरीब लोगों को मदद करते, निःशुल्क निस्वार्थ भावने से जो हम देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी संवारते हैं, किसी का अस्तित्व का निर्माण करते हैं। और मुझे लगता है कि सोशल वर्क सब सारे जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमारे समाज के प्रति उन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। सो दर्शकों, जिस तरह हमने देखा, इनसे बात की, तो ये जाना कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन, इनको सिद्धांत बनाते हुए बड़ी कठिनाइयाँ झेलने के बाद भी इन्होंने प्रशिक्षण जारी रखा। हम इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और इनसे सीखेंगे कई और चीज़ें इस ब्रेक के बाद। रात्री रडूनच झोपले, स्वप्नातील आई म्हणाली काय झाले, पुराशी लागून तिच्या मुसू मुसू रडले, पदराने तिचे माझ्या अश्रू पुसले। आईला फसवायला म्हटलं, अगं हे आनंदाश्रू, नवीन घर घेतलंय ना म्हणून वाहता सुखाश्रू, मला किती फसवायचं। रात्री रडूनच झोपले, स्वप्नातील आई म्हणाली काय झाले, पुराशी लागून तिच्या मुसू मुसू रडले, पदराने तिचे माझ्या अश्रू पुसले। आईला फसवायला म्हटलं, अगं हे आनंदाश्रू, नवीन घर घेतलंय ना म्हणून वाहता सुखाश्रू, मला किती फसवायचं, खोटं किती बोलायचं, काळीच जळवं स्वतःचं, रोज रोज करपायचं, दिव्यासारखं जळायचं, फुग्यासारखं फुटायचं, फाटलेल्या छतासारखं रोज रोज झिरपायचं। आई म्हणाली, घर तुझं सुंदर दिसते, सुशोभित वस्तू कशा शोभून दिसतात, हंसाची जोडी बघून सर्वच फसतात, माझ्या या नशिबाला सर्वच जळतात। आई म्हणाली, घर किती छान, फरशी भिंती त्यापेक्षाही छान, मला तुझ्या हृदयाचे दिसतात बिळे, रक्त बंबाळ करून झिरपणारे खिळे, तुझ्या अंगावरचे दागदागिनी व हिरे, किती त्रासदायक ओझे सांगतात खरे। खरंच ग बाई, आईने मला पदरात घेतले, मुली काट्याशिवाय गुलाब नाही, दुःखाशिवाय संसार नाही, तू स्त्री व मीही स्त्री, दोघींना आयुष्यभर या काट्यावर चालायचं आहे, चालायचं आहे, चालायचं आहे। नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी के बिजनेस टॉक शो में। ये सफ़र है ज़ीरो से हीरो तक का। डॉक्टर स्मिता नगरकर, तो जिस तरह से हमने इनसे जाना पहले कि ये एक ब्यूटी एक्सपर्ट है, जिस तरह से ये लोगों को खूबसूरत बनाती है, वैसे ये शब्दों को एक मोतियों की माला में पिरोकर खूबसूरत कविताएं बनाती है। आइए डॉक्टर स्मिता नगरकर जी से जानते हैं कि उनका रुझान कविताओं में और लेखों में कैसे बढ़ा। स्मिता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कविता, इतनी खूबसूरत कविताएं लिखती है, आपने कई किताबें भी लिखी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इस तरफ रुझान किस तरह बढ़ा, क्योंकि ब्यूटी, किस ब्यूटी एक्सपर्ट होना और एक कवियत्री होना, ये दो अलग अलग फील्ड है। बिल्कुल, क्या है कि बचपन से मुझे लिखने का शौक़ था। मैं बहुत अच्छे छोटी छोटी शायरी लिखती थी पहले, और बाद में फिर ये संसार के इसमें बहुत सारा काम, संसार, ये रिलेटिव, घर संभालते संभालते वो टैलेंट है वो दब गया था। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हुए, वो बाहर गए सीखने के लिए, तो मैं अकेली रहती थी, और ये बिज़नेस संभालते जो मैंने एक कविता लिखी है, महिलाओं के साथ काम करते करते महिलाओं का दुख और दर्द मैंने नज़दीक से देखा है। और ये कविता है जो मैंने अभी पढ़ी है या मैंने बोली है, वो एक विवाहितेचे अश्रू एक किताब है, जिसमें वो कविता नहीं है, मेरी पूरी कहानी है। यानी कि जो मेरे भावनाएं हैं वो उसमें मैंने लिखी है। और ये लगता है महिलाओं को, ये जो कविता की किताब है वो हर एक महिला को लगता है कि ये मेरा ही
मेरी अपनी कहानी मेरी अपनी कहानी है। यानी कि अपने अनुभवों से बढ़कर, अपने अनुभवों से सीख कर आपने उन्हें एक शब्दों की माला में पिरोया और कविताएं बनाई हैं और लेख लिखे हैं उस पर। बिल्कुल। सो इस चीज़ की शुरुआत हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से हुई थी, ऐसा क्या स्तोत्र था जिससे आपको प्रेरणा मिली कि मुझे कोई कविता बनानी चाहिए या मुझे कोई किताब लिखनी चाहिए? मेरी मम्मी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मैं बहुत अकेली थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मेरे कार्य में या मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प की थी। जब मम्मी गुजर गई उसके बाद मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, और उसके मैं जैसे सोशल वर्क करती थी तो यहाँ वहाँ जाना आना था, तो ट्रैवलिंग में मैं सोचती रहती थी कि मम्मी के बारे में। तो जब भी मैं ट्रैवल करती थी तो मुझे कुछ ऐसा सूझता था, तो मम्मी के ऊपर मैं ज़्यादा सोचती थी और लिखती थी कि मम्मी और एक लड़की का रिश्ता क्या रहता है। जब मम्मी हमें छोड़कर चली जाती है तो एक लड़की पे क्या बीतती है, तो वो मैंने जाना और वो लिख लिया मैंने। तो पहली शुरुआत आपकी ये थी कि एक माँ बेटी के रिश्ते को कागज़ पे कलम के सहारे उतारा। बिल्कुल। और अपने भावनाओं को लोगों के सामने जाहिर किया। तो हम जान सकते हैं कि आपने पहली किताब आपकी कौन सी लिखी? विवाहितेचे अश्रू, यानी अगर आप कहेंगे तो मैरिज, टीयर्स ऑफ मैरिज वुमन, मैरिड वुमन, ऐसा उसका अर्थ होता है। ये मराठी की किताब है और मैंने सुविचारातून विचार, फक्त तुझ्यासाठी और जो मेरे क्षेत्र ब्यूटी में है वो एरोमा थेरेपी, ऐसी किताब मैंने लिखी है। और जो कविता की किताब है जो कविवर्य मंगेश पाड़गांवकर ने पुरस्कृत किया है, 300 में से पहली किताब है जिसमें उसको पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छी कविता है, उसमें प्रेम, त्याग, जीवन, नाती, माँ, आई, वो सब ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं मैंने। यानी कि भावनाएं, जितनी भावनाएं एक मनुष्य के मन में होती है, उतनी भावनाओं को सबको एक सम्मिलित करके एक किताब का रूप देकर इन्होंने कविता में अपना नाम कमाया है। जिस तरह से ब्यूटी में लोगों को खूबसूरत बनाया जाता है, इसी तरह उन्होंने शब्दों में और खूबसूरती डालकर अपनी कविता बनाई है। आप हमें बता सकती हैं कि आपका सबसे प्रिय कवि या कवियत्री जो प्रसिद्ध, सप्रसिद्ध हो, वो कौन है? मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर की लेख मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, उनके चरित्र के बारे में बहुत पढ़ती हूँ। और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो मुझे प्रेरणा तो उनसे नहीं मिली है, लेकिन मैं कविता के बारे में ज़्यादा मीन्स पढ़ी नहीं हूँ कि खास कि ये लेखक कुसुमा गर्ग है, फिर गदी माडगुरकर है, उनका मैं पढ़ती हूँ। लेखक जो बनी हूँ, मैंने 50 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं, जैसे कि महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फिर रोगों के ऊपर, जो मधुमेह होता है, हार्ट अटैक होते हैं, और जो आजकल के जो प्रॉब्लम है, आत्महत्या क्यों करते हैं हमारे बच्चे, जो स्कूटर पे एक अपघात होते हैं, तो उसके ऊपर, और बहुत सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। बहुत से औरतें जो हमारे लड़के को पालते हैं, लड़की और लड़के में फ़र्क करते हैं। तो लड़के को बिना मीन्स काम नहीं करना, तू तो एक क्या बोलते चिराग है, लड़के काम नहीं करते, पुरुष प्रधान संस्कृति जैसी होती है वैसे ही पालते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि लड़का और लड़की में आज के इस आधुनिक युग में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम पुरुष कर सकते हैं वही काम महिलाएं कर सकती हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत लिखा है, लिखान किया है। 50 से ज़्यादा मैंने उस पर आर्टिकल लिखे हैं। मुझे लिखने का इतना शौक़ होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट मुझे मिलता है तो मैं इसके ऊपर लिखती हूँ। मोटिवेशन के लिए भी मैंने यूथ के लिए बहुत सारा लिखा है, नई सोच करके। सो जिस तरह से हमने देखा, एक ब्यूटी एक्सपर्ट, एक कवयित्री, एक लेखिका, उन्होंने लेख लिखते समय कहा कि मैं समाज के बारे में बताना चाहूँगी, समाज में हो रहे अन्यायों के बारे में बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इनमें एक सोशल वर्कर की झलक भी नज़र आती है। ये सफ़र हम जारी रखेंगे, बातचीत का सिलसिला इनसे जारी रखेंगे और जानेंगे कि ये सोशल फील्ड में कितनी ज़्यादा एक्टिव है और उनके आगे क्या प्लान्स है सोशल वर्क्स को लेकर। आज भी वही मानसिकता से गुजर रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति एकदम अच्छा नहीं दिखता है, गंदा दिखता है, या उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है,
अस्वच्छ रहता है तो कहते हैं कि ये हमारा है, और जब कोई अच्छा व्यक्ति दिखता है तो उसको कहते हैं कि हाँ ये हमारा नहीं है। आज भी वही मानसिकता से लोग गुजर रहे हैं, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमें बदलनी पड़ेगी। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार बिजनेस टॉक, ये सफ़र है जीरो से हीरो तक का में। आज हम हो रहे हैं रूबरू डॉक्टर स्मिता नगरकर जी से। यहाँ हमने देखा ये एक ब्यूटी एक्सपर्ट है, कवियत्री भी है, लेखिका भी है, और इनका एक पहलू ऐसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक सोशल वर्कर का। आइए इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, देखते हैं इनका समाज के प्रति नज़रिया कैसा है और ये समाज को और सुधारने के लिए क्या करना चाहती हैं। स्मिता जी, हमने सुना है कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप भावुक है समाज को लेकर बहुत ज़्यादा, और बाबा साहेब के जो आदर्श हैं उनको आप बहुत ज़्यादा मानती हैं और आप चाहती हैं कि समाज पूरी तरह उसे अपनाए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका समाज को, हाल फिलहाल में जो समाज है उसको लेके आपका नज़रिया क्या है? देखिए, जब एक महिला कुछ करने निकलती है तो उन्हें करने नहीं मिलता है। फैमिली प्रॉब्लम्स, समाज के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमों से वो गुजरती है। और जब मैं गुजर रही थी और एक एक पैसे के लिए मैं तरस रही थी, मेरा बिजनेस मुझे स्टार्ट करना था मगर किसी ने हेल्प नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कई महिलाएं होगी जो कि घर से निकल नहीं सकती, आर्थिक मदद उनको मिलती नहीं। तो मैंने ये मान लिया कि ऐसे महिलाओं की, मेरी जैसे लोगों की ज़रूरत है ऐसी महिलाओं के लिए, और मैंने ठान लिया कि मैं भी थोड़ा सोशल भी करूँगी, बिजनेस और सोशल साथ साथ में करूँगी। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो ब्यूटी क्लासेस होते हैं वो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, और अपने अस्तित्व की लड़ाई उनको कैसे लड़ेंगे और अपने पैर पे कैसे खड़े होंगे, वो मैंने ठान लिया था। मेरे हिसाब से लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, क्या अकम्प्लिश किया आपने। इट्स अबाउट कि आप कितनी अच्छी तरह से और एफर्टलेसली जीना सीख गए हो। मैं स्मिता को तब से जानती हूँ जब से वो स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल उसका ये था कि वो कुछ करे अपने दम पे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए किसी भी चीज़ के लिए, और अपना एक नाम करे। इस चीज़ की भूख मुझे उसके अंदर दिखाई देती थी, और आज मैंने देखा उसने अपनी एक जगह बना ली है। और मैंने कई बच्चों को, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को मैंने सिखाया। आज भी उनके पार्लर है और फ्री कोर्सेस मैंने दी है। और मुझे याद है 2004 या 2002 में जब बाबा साहब की 50वीं जयंती थी, तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 50 कार्यशाला करूंगी। पूरे महाराष्ट्र में जाके मैंने वो 50 कार्यशाला मैंने संपन्न किए 7 महीनों में। उसमें मैंने सब्जेक्ट लिए थे मोटिवेशन, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिमत्व विकास, सौंदर्य कैसे हमें संवारना है, हमारे बालों की समस्या क्या है, स्किन केयर, हेयर केयर, और बहुत सारे, जैसे कि ड्रेस सेंस है, ज्वेलरी सेंस है। क्योंकि मैंने देखा है हमारे समाज में आज भी वही मानसिकता से गुजर रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति एकदम अच्छा नहीं दिखता है, गंदा दिखता है, या उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है, अस्वच्छ रहता है, तो कहते हैं कि ये हमारा है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति दिखता है तो उसको कहते हैं कि हाँ ये हमारा नहीं है। आज भी वही मानसिकता से लोग गुजर रहे हैं, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमें बदलनी पड़ेगी। क्योंकि आपके कपड़े पहनने का ढंग, हमारे बाल संवारने का ढंग, हमारी स्किन, क्योंकि जब भी यूथ यानी आज इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले हेयर देखा जाता है, स्किन देखी जाती है और कपड़े देखे जाते हैं। जब पहला इम्प्रेशन हमारा अच्छा पड़ता है तो वही व्यक्ति मन को भाता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये व्यक्तिमत्व विकास करना बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने वो संकल्प लिया है, और आज भी मैं वो संकल्प पे काम कर रही हूँ कि बाबा साहब, आप देखो, जब भी आप बाबा साहब को देखते हैं तो अप टू डेट रहते हैं, कहीं भी उनका आप निकाल नहीं सकते, हमेशा सूट बूट कोट में रहते हैं। बाबा साहब का व्यक्तिमत्व देखते हैं
तो हमें उनके जैसा, क्योंकि उनके जैसा रहने की प्रेरणा मिलती है और उनका एक गुण भी अगर हमने लिया और उस पर काम किया तो हम समाज को बदल सकते हैं। और विषमता नष्ट करना यही बाबा साहब का स्वप्न था और मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि अगर हम गरीब गरीब कहते हैं तो गरीब है उसको हम किताब देते हैं, खाने को नहीं तो हम एक वड़ा पाव देते हैं, कई समाज सेवा का अलग अलग ढंग से लोग करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर एक आदमी भूखा है उसके लिए आप एक वड़ा पाव दे रहे हैं तो उनको भूख लगने वाली है, तो ये क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ है। अगर वही आदमी को अपनी खुद की रोजी रोटी कैसे कमाना, वो अगर हम उनको बल देते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं तो खुद की रोटी खुद कमाएगा और ये होता है परमानेंट सॉल्यूशन। तो बाबा साहब को चाहिए था कि हमारा समाज सुधारे और अच्छी राह पर चले, उन्होंने राह दिखाई है। तो हर एक व्यक्ति ने हर एक क्षेत्र में जो जिसमें वो है उसमें थोड़ा सोशल वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली के लिए सभी करते हैं, ये तो कर्तव्य है, लेकिन समाज के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि समाज सुधार करना चाहिए। और मैं इसलिए बाबा साहब को बहुत मानती हूँ क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से, कोई एक योद्धा थे जो सारे कौम के लोग एक तरफ और वो बाबा साहब अकेले एक तरफ, वही एक योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण सैनिकों को अकेले लड़े। और देखो आज देखा उन्होंने क्या नहीं की, मीन्स करोड़ों लोगों को उन्हें जिंदगी दी है, जिंदगियां बनाई है। और इसलिए मैं बाबा साहब को बहुत मानती हूँ, क्योंकि आज वो है इसलिए मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने अभी तक यश प्राप्ति की है, जिस तरह से आपने गौरव प्राप्त किया है, आगे और भी आप इसी तरह यश प्राप्त करें। जाते जाते सिर्फ एक सवाल आपसे, एक सवाल तो नहीं है ये, सिर्फ इतना पूछना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ रहे उद्योगपतियों को या उद्योजिकाओं को संदेश क्या देना चाहेंगी, ना कि केवल सिर्फ ब्यूटी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, जो आगे बढ़ने का एक गुरु मंत्र जिसे कहते हैं, वो क्या देना चाहेंगी आप? मैं तो कहूँगी कि हमेशा हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने में हमेशा आगे होना चाहिए। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हम आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। और हमारे विश्वसनीय मित्र अपने हाथ है, क्योंकि ये हाथ कभी धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल। और हमेशा आदमी मरने तक विद्यार्थी बने रहो, यानी कि जो भी अपना नॉलेज है अपडेट करते रहो और व्यवसाय में अपना मार्ग चुनो, क्योंकि व्यवसाय ही एक ऐसा है कि जो आर्थिक स्थिति अपना सुधार सकता है। एक उद्योगपति बनना है, क्योंकि उद्योग अगर करेंगे तो आप पूरी फैमिली को संभाल सकते हैं। और महिलाएं तो बहुत से ऐसे काम, कितने सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो महिलाएं कर सकती है और महिलाओं में वो ताकत होती है कि जो पुरुष काम नहीं कर सकता है, महिलाएं 100% अपने काम में ध्यान देती है, क्योंकि वो सारा मैनेज कर सकती है, यही मैं कहूँगी। और महिलाओं ने तो अपना अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं डरती है, महिला आगे नहीं आना चाहती है और बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं। तो वो संघर्षों को कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, आएंगे जाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जो आदमी संघर्ष करता है वो ज़रूर आगे बढ़ता है। और कोई भी काम ईमानदार से और मेहनत से करेंगे तो उनको ज़रूर इसमें लाभ होगा और जीवन अपना सफल बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो दर्शकों, हमने आज डॉक्टर स्मिता नगरकर जी के मुंह से खुद उनकी कहानी सुनी, जो संघर्ष से परिपूर्ण थी, परंतु उन्होंने अपनी हार ना मानते हुए, हर एक चुनौती का सामना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर है। ऐसे ही कई उद्योगपतियों से और उद्योजिकाओं से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे हम, क्योंकि ये बिजनेस टॉक है, सफ़र जीरो से हीरो तक का। मैं आयन आपसे लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।